एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि सिस्टम ऑफ अगर इक्वेशंस गिवन है तो फिर उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is said to be consistent if its solution exists। solution exist करने का मतलब है या तो उसका 1 आना चाहिए या मोर, ठीक है। अगर solution आ रहा है, जो भी लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसका solution अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा। मतलब ये जो गिवन इक्वेशंस हैं अगर इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है? जस्ट उसका अपोजिट। इफ अ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये जो गिवन लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है, अगर इसका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर कोई भी अगर हमें लीनियर अगर इक्वेशंस गिवन है और उसको अगर हम मैट्रिक्स को यूज करके उसका सॉल्यूशन अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है कि जो भी हमारी इक्वेशंस गिवन है इसमें से, इन गिवन इक्वेशंस में से आपको 3 मैट्रिक्स बनानी है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो इन सभी वेरिएबल का, जैसे x का जो भी कोफिशिएंट है a1 है, a2 है, a3 है, y के जो कोफिशिएंट्स हैं b1 है, b2 है, b3 है, और z के जो कोफिशिएंट्स हैं c1 है, c2 है, c3, इनका एक मैट्रिक्स बना। ये भी वेरिएबल है इक्वेशंस में, जैसे क्या क्या वेरिएबल है? x है, y है और z है। इन जो भी हमारे जो कांस्टेंट टर्म है जैसे कि d1 है, d2 है, d3 है, ये हम इनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ये गिवन इक्वेशंस में से 3 मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स X में, तो इसका एक मैट्रिक्स हमने बना दिया है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, और एक मैट्रिक्स बना देना है। इसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें सारे, इस मैट्रिक्स में सारे वेरिएबल लिख देंगे। इसका एक मैट्रिक्स बना देना है जिसे हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, D1, D2, D3। और ये जो गिवन जो मैट्रिक्स आए हैं उसको हम AX प्लस B फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स A आ गया, मैट्रिक्स X आ गया और यहाँ पे मैट्रिक्स B आ गया। अब हमें 2 केस कंसीडर करने। ये जो मैट्रिक्स A जो गिवन है इसको हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये जो A जो मैट्रिक्स है हमारा, इसको चेक करेंगे कि ये जो A मैट्रिक्स है सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो अगर जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम इस A का, अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 अगर नहीं आती है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स अगर हो जाता है, में गिवन है और मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स X और मैट्रिक्स B, और फिर हमें उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर वो 0 नहीं आती है तो इसका मतलब है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। किस तरह एग्जिस्ट करेगा उसको देखते हैं। इस इक्वेशंस के फॉर्म में हमने लीनियर जो भी इक्वेशंस गिवन थी
उसको लिखा था हमने ax इक्वल टू बी। इसमें हम दोनों तरफ बोथ द साइड हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ax, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी। फिर हम ए इन्वर्स और ए को साथ में लिख लेंगे, तो ए इन्वर्स ए ये मल्टीप्लाई होकर के हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसीलिए ये हमारा x आ जाएगा। अभी हमें क्या देखना है, ये हमारा ए इन्वर्स है, यहाँ से ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स लिखेंगे, ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स बी। तो मतलब जो हमें जो वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड की, उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली जो मैट्रिक्स ए था उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है और उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स बी के साथ में। इस तरीके से ना हम मैट्रिक्स का एक यूनिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा और उसे हम मैट्रिक्स मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर गिवन इक्वेशंस को x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इस फॉर्मूले से अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यही हमारा मैट्रिक्स मेथड कहलाता है। लेकिन एक केस ये भी हो सकता है हमारे पास में कि ए जो है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब जो डिटर्मिनेंट है हमारा मैट्रिक्स ए का, उसकी वैल्यू अगर 0 अगर आ जाती है, अगर वैल्यू अगर 0 अगर आ रही है, तो फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने निकाला है उसका मैट्रिक्स बी के साथ में हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। अगर ये जो एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स बी का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 अगर नहीं आता है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि अगर सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जो सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस है हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सॉल्यूशंस अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो फिर यहाँ से ये इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं अगर एडजॉइंट ए और बी इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम हमारा में बी कंसिस्टेंट हो सकता है और इनकंसिस्टेंट हो सकता है, डिपेंड करेगा आंसर पर कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि जो भी सिस्टम ऑफ जो, अब इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये हमें दो इक्वेशंस गिवन है। सो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करना है हमें कि राइट द इक्वेशंस in the form of ax इक्वल टू b। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी हमें ये इक्वेशंस गिवन हैं, जैसे x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है A। इस मैट्रिक्स में जो भी हमारे ये कोफिशिएंट्स हैं इनको हमें लिखना है। कैसे? जैसे कि सबसे पहले जो हमें गिवन है वो है 2
और फिर x का कोफिशिएंट लिखिए 3। फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 5 और सेकंड वाली में y का कोफिशिएंट है 2। तो ये फर्स्ट मैट्रिक आ गई। फिर जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं हमें उनको लिखना है, वो इस x वाली मैट्रिक्स में आ जाएंगे। x और y ये दो हमारे पास में वेरिएबल है। फिर जो इक्वल के इस तरफ हमें जो भी कांस्टेंट गिवन रहते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशंस में हमें गिवन है 1 और सेकंड इक्वेशंस में गिवन है हमें 7, उसके मैट्रिक्स को लिख लेना है। तो इसके मैट्रिक्स को लिखिए, ये 1 और 7 आ जाएगा। इसके बाद से ये जो हमें मैट्रिक्स जो हमारा आया था कोफिशिएंट्स का a, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये 2 है, 5 है, 3 है, 2 है। यहाँ से अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 15 ये माइनस 11 आ जाएगा। तो फिर अभी क्या होगा यहाँ से कि ये क्योंकि हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसीलिए ये जो A है, A मैट्रिक्स जो है, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास में। ठीक है, इसीलिए क्या होगा कि it has a unique solution। में अगर एडजॉइंट निकालना होता है तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो भी फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको इंटरचेंज करना होता है। लेकिन यहाँ पर 2/2 है तो कोई डिफरेंस ही नहीं आना है, तो 2 वही रहेगा। और जो ये सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको हमें क्या करना होता है, इनके साइन चेंज करने। ठीक है, अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास में इस इक्वेशन से एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और वो एक यूनिक सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर नहीं आता है तो फिर वहाँ से देख के सीखें। अभी क्या करना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट की वैल्यू -11 आई है। एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो अगर हमें 2/2 मैट्रिक्स है तो बस इनको लिख देना है। यहाँ पर हमारा 2 और 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट वाले का हमारे पास में -5 और -3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में ए इनवर्स आ गया है। फिर अभी हम क्या निकालेंगे, x कैलकुलेट करेंगे। वो क्या होगा हमारा, ए इनवर्स को उस b मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हमने यहाँ से जो भी ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट किया है, उसको हम लिख देते हैं 1/11, और उसके साथ में जो मैट्रिक्स आई है 2 -5 और -3 है, और फिर 2 है। और बी मैट्रिक्स ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, वो 1 और 7 है, उसे लिख देते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो रो वर्सेस कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट रो को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 ज़ा 2 और माइनस का 35, तो इस तरह से हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11
यहाँ से माइनस का 33 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कीजिए कॉलम के साथ में, तो -6 -3 और 14, तो यहाँ से प्लस का 11 आ जाएगा हमारे पास में इस तरह से। फिर अभी आपको क्या करना है, 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो 11 से दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। फिर अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों ही एलिमेंट्स में, तो हमारे पास में 3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में इसके जो आंसर्स आ गए हैं वो x इक्वल टू, चलो इस तरीके से न करके इसे ऐसे कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा कंपेयर करके भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे x क्या था हमारा, x और x क्या है, ये x और y वेरिएबल का वो मैट्रिक्स था, उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास में 3 है -1 है। अगर आप कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा और y इक्वल टू हमारे पास में -1 आ जाएगा, और यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये जो 3 इक्वेशंस गिवन है इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड में हमें करना क्या है कि जो भी हमारा पहला स्टेप यही है कि राइट द इक्वेशंस in the form of ax इक्वल टू b। यहाँ से हमारे पास में अभी क्या करना है, ये जो भी हमारा a है वो उसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और जितने भी वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट रो लिखिएगा, x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -2 है, z का कोफिशिएंट 3 है। सेकेंड इक्वेशंस लीजिए, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट -1 है। थर्ड इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट -3 है और z का कोफिशिएंट 2 है, हमने उसे लिख लिया। और फिर नेक्स्ट जो मैट्रिक्स हमें फॉर्म करनी है वो x है। x मैट्रिक्स में हमें सारे वेरिएबल लिखने होते हैं, और इन इक्वेशंस में वेरिएबल क्या क्या है, x है, y है और z है। जो थर्ड मैट्रिक्स जो भी हमें बनाना होता है वो क्या है, जो भी इन इक्वेशंस के इक्वल में गिवन है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में 8 गिवन है, सेकंड में 1 गिवन है और थर्ड में 4 गिवन है, तो हमें क्या करना है कि इसको लिख लेना है। ये हमारे पास में 8 हो गया, 1 हो गया और 4 हो गया। तो इस तरह से ये इक्वेशंस हमें गिवन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये डिटर्मिनेंट है 3 है, -2 है, 3 है, 2 है, इसी ये जो मैट्रिक्स ए गिवन था उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो 3 आ जाएगा हमारे पास में और 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, माइनस ऑफ -2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4 +4 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास में
माइनस का 6 आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा। इस तरह से अभी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 3 माइनस 1 आ जाएगा और प्लस 2 इंटू 8 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू माइनस 10 आ जाएगा, ये माइनस 3 है, प्लस 16 है और माइनस 30 है। अभी जब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 33 हो जाएगा और 16 है, तो यहाँ से हमारे पास में माइनस का जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 17 आ जाएगा हमारे पास में। तो इस तरह से ये जो आंसर होगा वो माइनस, ठीक है, माइनस का 17 आ जाएगा, विच इज़ डज नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से a क्योंकि डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये जो a है, a इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर सो इट्स इन्वर्स, ठीक है, एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसका a का इन्वर्स निकालेंगे और a का इन्वर्स हमें अगर निकालना है तो 1 अपॉन वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a की हम वैल्यू लिखेंगे और हमें यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है, तो हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पर ही एक बार मैट्रिक्स लिख लेता हूँ जो A मैट्रिक्स है, ताकि मेरे लिए इसे कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। वो 3 है, माइनस 2 है, 3 है और हमारे पास में 2 है और फिर 1 है, माइनस 1 है, ये 4 है, माइनस 3 है और हमारे पास में 2 है। अभी हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो चलिए हम इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए a11, तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम करते क्या है, -1 1 + 1 और जो भी उसका माइनर होता है m11 वो लिख देते हैं। कोफैक्टर्स अभी निकालते हैं तो सॉल्व करके ये तो हमारा पॉजिटिव ही आ जाना है और m11 कैलकुलेट कर लीजिए। m11 क्या होगा हमारा 2 और -3, तो -1 आ जाएगा हमारे पास में। तो 2 आ जाएगा और -3 यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से a12 हम कैलकुलेट करेंगे। a12 कैलकुलेट करने के लिए -1 और 1 + 2 कर देंगे और m12 कैलकुलेट करेंगे। अभी हमें यहाँ से m12 कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के जो भी एलिमेंट बन जाएंगे 2 2 ज़ा 4 और +4, तो हमारे पास में यहाँ से तो -1 आ जाएगा सॉल्व करके और 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये -8 आ जाएगा। अभी मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिखता हूँ। a13 अगर आप करोगे तो -1 1 + 3 हो जाएगा, m13 हो जाएगा। तो -1 की पावर क्योंकि इवन है तो वो तो 1 आ जाएगा
और M13 माइनर कैलकुलेट करते फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो हमारे पास में -6 और -4, यहाँ से हमारे पास में -10 आ जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं A21 -1 2 प्लस 1 आ जाएगा और M21 आ जाएगा, यहाँ से -1 आएगा कैलकुलेट होकर के। M21 कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, -4 आ जाएगा और फिर +9 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास में -5 आ जाएगा। अभी हम A22 कैलकुलेट करते हैं, -1 ये 2 + 2 ये M22 -1 आ जाएगा, सॉरी +1 आएगा यहाँ से, और M22 की वैल्यू मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर देंगे तो 3 2 6 आ जाएगा और -12 आ जाएगा, हमारे पास में आंसर -6 आ जाएगा। A23 हम कैलकुलेट करते हैं, -1 है, 2 + 3 है, M23 है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से -1 आ जाएगा और M23 जब ठीक है तो मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे, -9 आ जाएगा और फिर हमारे पास में +8 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू सॉल्व करके 1 आ जाएगी। सिमिलर वे में A31 कैलकुलेट करते हैं, -1 ये 3 + 1 M31 और पावर क्योंकि इवन है इसीलिए 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में M31 कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो डिलीट कर देंगे और 2 आ जाएगा और -3 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू -1 आ जाएगी। A32 करते हैं, A32 सिमिलर वे में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9 आ जाएगा और A33 कैलकुलेट करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से हमने सभी कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, A इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। A इन्वर्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट A की जो मैट्रिक्स जो होता है वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, उसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लिखना होता है, इसीलिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A13 A14 सॉरी A31 A32 A33। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी -17 आई थी और सारे कोफैक्टर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए, मैं बस इनकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। -1 आया था, -8 आया था, -10 आया है और -5 है, -6 है और 1 है और -1 है, 9 है और 7 है। ठीक है, फिर बस जब हमारा A इन्वर्स कैलकुलेट हो जाता है तो जैसा प्रीवियस एग्जांपल में देखा था x = निकालना होता है तो A इन्वर्स B करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये A इन्वर्स की जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं, -1/17, फिर मैट्रिक्स में -1 -8 और -10 -5 -6 1
-1 9 और 7, और जो हमारी बी मैट्रिक्स आई थी हम उसको लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स जो थी हमारी वो थी 8 1 4। तो ये मैंने उस मैट्रिक्स को लिख लिया है। अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसे। तो अभी हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो x इक्वल टू -1/17 है, और यहाँ से हमें जो मल्टीप्लाई हो करके जो वैल्यूज़ आएंगी उनको लिख लेना है। तो चलिए फर्स्ट रो को, एक ही कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -8 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -4। नेक्स्ट सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कीजिए, -64 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और ये 36 आ जाएगा, -80 आ जाएगा, और यहाँ पर +1 आ जाएगा, +28 आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, और सॉल्व करने के बाद से देखिएगा -8 और -5 13, और -4 माइनस के 17 आ जाएंगे। फिर हमारे पास में 60 माइनस का 64 है, और ये 6 और ये 30, तो माइनस का 34 आ जाएगा, और ये -80 है, और उसमें से 29 जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 80 में 29 सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस का 51 आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि हमें इसको -17 से सारे एलिमेंट को डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करोगे 17 1 जा 17, ये 1 आ जाएगा, 17 2 जा 34, तो 2 आ जाएगा, 17 3 जा 51, तो ये 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास में जो x की जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी 1 2 3, ये मैट्रिक्स आ गई है, और x मैट्रिक्स लिख लेते हैं, x y z थी, और ये वैल्यू हमारे पास में 1 2 3 आई है। तो इस तरह x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, और z की वैल्यू 3 हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कभी भी कोई भी जो गिवन इक्वेशंस हैं, अगर उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो हम इस तरह से उसे सॉल्व करते हैं।